हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 21 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या है। एक तो पेज वन पे था, आपने देखा होगा कि यूएस डिपार्टमेंट ने हमारे को इंडिया को वॉच लिस्ट में डाला है करेंसी मैनिपुलेटर्स की। तो तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने होंगे। कि एक तो इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड है वो सरप्लस है। सरप्लस का मतलब ये होता है कि हम उनको एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं बजाय इम्पोर्ट्स के। मतलब हमारी उनके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट जीरोज नहीं है, हम लोग उनसे सरप्लस में हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। उन्होंने हमें क्यों डाला है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम एक तो जो हमारी आरबीआई है वो इंटरवीन करके बहुत ज़्यादा डॉलर परचेजेस कर रही है मार्केट से। उस वजह से इनका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हम $20 बिलियन के ट्रेड प्लस में हैं उनके साथ। इस वजह से उन्होंने हमें वॉच लिस्ट में डाला है। अब इसमें से थोड़ा सा देखना क्या है कि आरबीआई क्यों इंटरवीन करती है फॉर करेंसी फ्लक्चुएशन। ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। देखिए आरबीआई क्या करती है। देखिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर सपोज आपके पास 50 एप्पल्स हैं और डिमांड है 20 एप्पल्स की, तो आपको अपना रेट कम करना पड़ेगा। और अगर ये आपके पास 10 एप्पल्स हैं और डिमांड है 20 एप्पल्स की, तो आपको अपना प्राइस आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का सारा गेम चलता है वैल्यूज़ में करेंसी की। जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारा जो रुपी होता है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। और जब डॉलर की डिमांड कम होती है तो जो डॉलर होता है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है और हमारा रुपी एप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। उससे दिक्कत क्या आती है कि हमें दिक्कत आती है एक्सपोर्ट्स में। तो ऐसे टाइम पे आरबीआई क्या करता है, इंटरवीन करता है और वो डॉलर मार्केट से उठा लेता है। अब वो डॉलर मार्केट से उठा लेगा तो डॉलर की कमी हो जाएगी, तो डॉलर एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा और रुपी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। डिवैल्यूएशन का वजह क्या होती है? क्योंकि इससे क्या होगा डिवैल्यू करने से कि हमारी लोकल करेंसी की जो है पावर कम हो जाएगी। उससे हमारी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी बट हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आप देखिए, अगर आज एक सपोज़ कीजिए $1 अगर हमें कन्वर्ट होकर ₹50 में मिलता और अगर हम किसी को प्राइस दे रहे हैं और हमें ₹100 में बेचना है तो हम उसको देते हैं $2। और वहीं अगर चाइना उसको एक्सपोर्ट कर रहा होता, हो सकता है वो 1 या $1.5 में दे देता। और अगर आज हमारा यही प्राइस अगर 80 हो जाए तो हम उसको जो प्राइस देंगे वो 1.2 1.3 देंगे। तो हम चाइना से कम्पीट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इंडिया को देखिए, आपको भी पता है करंट अकाउंट डेफिसिट है ड्यू टू जो हम ऑयल की इंपोर्ट इतनी ज़्यादा है हमारी। तो उस वजह से हमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का मन करता है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हम कभी कभी करेंसी को अपनी डीवैल्यू करते हैं ताकि हमारे को एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा प्राइजेस मिल जाएँ और ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएँ और इम्पोर्ट को थोड़ा-सा नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स को कर्ब करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट उठता है कि डिवैल्यूएशन और के रास्ते और क्या-क्या हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है। आपको पता होगा कि कई बार करेंसी हमारी ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नॉन एसेंशियल जो इम्पोर्ट आइटम्स हैं, उनको रोक दिया जाता है। अगर डॉलर की वैल्यू आपने कई बार देखा होगा कि गिर जाती है, तो उस टाइम क्या करा जाता है कि हमें चाहिए कि डॉलर की अगर वैल्यू गिर गई है, तो मार्केट से आरबीआई डॉलर्स उठा लेगी। उससे क्या होगा, डॉलर की कमी हो जाएगी तो डॉलर की दोबारा से वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी करेंसी को एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है। कुछ ऐसी आइटम्स होती है जिनका इम्पोर्ट बैन कर देती है या उस पे ड्यूटीज़ ज़्यादा लगा देती है। या उसके बाद वो क्या कर सकते हैं कि जो एफडीआईज़ आती हैं या एफपीआईज़ आती हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, उनको इंक्रीज़ कर सकती है। अगर उनकी कोई कैपिंग कर रखी है तो इनको इंक्रीज़ कर सकती है ताकि वहाँ से डॉलर्स ज़्यादा हैं अगर हमारी करेंसी ज़्यादा एप्रिशिएट कर गई है तो। इन चीज़ों का स्टेप्स लिया जाता है। तो थोड़ा-सा आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई इंटरवीन करती है। अगर मार्केट से डॉलर्स उठा रही है तो क्यों उठा रही है? अगर डॉलर्स फेंक रही है तो क्यों फेंक रही है? जस्ट टू एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट आवर करेंसी। उसके बाद इम्पोर्ट्स, अगर आपको पता है, अगर एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो इम्पोर्ट्स लूज़ मनी और एक्सपोर्टर्स अर्न मोर मनी। और ये डिस्करेज किया जाता है सिर्फ इम्पोर्ट को डिस्करेज करने के लिए और इंकरेज करने के लिए एक्सपोर्ट्स को, ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट्स कम हुआ जा सके। इसलिए आरबीआई कई बार इंटरवीन करती है और वो मार्केट से डॉलर्स उठा लेती है। ये फ़र्क पड़ता है इसका, और इसमें कुछ नहीं था। और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कार्बन एमिशन पे, एडिटोरियल पे बहुत ज़्यादा आया हुआ है। कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। आज इसको थोड़ा-सा देखते हैं कि करना होगा तो पेपर कैसे करना है हमें। एक तो प्रीलिम्स फैक्ट याद रखिएगा कि हमारी जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है इंडिया का, वो वर्ल्ड की एवरेज से बहुत लेस है। मतलब अगर वर्ल्ड की एवरेज 100 है तो हमारा 50 से भी कम है। उसके बाद एक बार देखते हैं, नेट ज़ीरो बहुत चल रहा है आजकल न्यूज़ में। तो नेट ज़ीरो क्या है? बेसिकली नेट ज़ीरो जो है रेफर्स टू एज़ कार्बन न्यूट्रैलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने को एमिशन ही ज़ीरो कर देना है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में या हमें अगर ये अटेम्प्ट में आता है, ऑप्शंस में आता है, तो हमें ये नहीं है, इट डज़न्ट मीन कि नेट ज़ीरो का मतलब कि हमारी एमिशन ही ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जितनी भी हम एमिशन कर रहे हैं, उतनी ही की उतनी एमिशन हम कंपनसेट कर दें, चाहे वो एब्ज़ॉर्प्शन से करें,
चाहे रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से करें जो हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ी होगी। एब्जॉर्प्शन तो हमें पता है कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ताकि हम मोर मोर क्रिएट करें कार्बन सिंक्स जैसे फॉरेस्ट है। और रिमूवल ऑफ गैसेस कैसे होगा एटमॉस्फेयर से, वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है जैसे कि जिसमें हम कार्बन कैप्चर कर लें, स्टोरेज कर लें और उसको रिमूव कर दें। उसके बाद एक इंडिया का ऑब्जेक्शन क्या है? अगर पेपर आता है आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो आप फिर हेडलाइन दीजिएगा कि इंडिया का व्हाट आर द इंडियन ऑब्जेक्शंस टू नेट ज़ीरो एमिशन। देखिए क्या होता है कि नेट ज़ीरो गोल्स, एक तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है। क्योंकि वो ही इस टाइम का न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर जो है फाइट क्लाइमेट चेंज, वो है 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, और उसमें कहीं भी नेट ज़ीरो गोल्स की बात नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि एवरी सिग्नेटरी टू इट वो बेस्ट क्लाइमेट एक्शन ले जो वो ले सकता है, और कंट्रीज को अपना 5 ईयर टारगेट या 10 ईयर क्लाइमेट टारगेट्स देने होंगे फॉर देमसेल्फ, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि उन्होंने उसमें क्या अचीव किया है। और उसमें से कई कंट्रीज सबमिट भी कर चुकी हैं देयर टारगेट्स फॉर 2025 एंड 2030 पीरियड। और उसमें इसलिए इंडिया आर्ग्यू कर रहा है दैट इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑफ अ पैरेलल डिस्कशन ऑन नेट जीरो, हमें ये करना चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट को ही हम प्रॉपर्ली फोकस करें और उसको डिलीवर करने की कोशिश करें जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में फॉलो करने की बात कही थी। उसमें फिर हम कहेंगे कि हाउ इंडिया हैज़ परफॉर्म, कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया अभी तक। तो इसमें देखिए क्या इंडिया, हम कहेंगे कि फोर रनर रहा है इन अचीविंग नेशनल डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट। हमने अपनी जो टारगेट्स है जनरेटिंग 40% ऑफ पावर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज और रिड्यूस किए कार्बनेशन एमिशन, हमने जो प्रॉमिस किया अप टू 33% टू 35% बाई 2030। उसके बाद हम कहेंगे कि इंडिया, हम कमिटेड है 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे बाय 2022, और इसको हमने फर्दर 450 गीगावाट तक लेके जाने का कहा है। हमने 2015 में फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है जिसमें हम रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे अपनी सोलर बेस्ड एनर्जी को। उसके बाद हमने नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी भी लेके आए हैं 2018 में। उसके बाद हमने BS6 एमिशन नॉर्म्स भी फॉलो किए हैं डायरेक्टली फ्रॉम BS4 नॉर्म्स। उसके बाद ऐसे आपको लगेगा कि कई पॉइंट्स हैं। देखिए क्या होता है, इसमें आपके स्टेट्स के बहुत कंट्रीब्यूशन मिलेंगे। जैसे आप दिल्ली का देख रहे होंगे, एक क्लीन एनर्जी लेके आए हैं जिसमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शिफ्ट करने को कह रहे हैं। उसमें आर रजिस्ट्रेशन टैक्स हटा रहे हैं, उसमें कई सब्सिडीज़ दे रहे हैं। देखिए हर पॉइंट को आप मेंशन नहीं कर सकते। ऐसे तो अगर आप पॉइंट्स मेंशन करने लगेंगे तो आप 15 500 700 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। हमें बेसिकली इस टाइम ये पॉइंट्स मेंशन करने होंगे जब जो हमने इंटरनेशनली अपने नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में बात कही है। हो सकता है इसमें 2-4 पॉइंट्स आप मिस कर जाएं, बट मोटा मोटा आपको 4-5 पॉइंट्स ही लिखने होंगे, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते। इसमें हमने रिन्यूएबल सोर्स की बात भी कर दी है, हमने इसमें गीगावाट की बात भी कर दी, हमने जो सोलर अलायंस किया वो भी बात कर ली है, विंड की बात भी कर ली है, ऐसे BS6 नॉर्म्स की बात भी कर ली है। होने को इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम जैसे LPG वाला लेके आए हैं, पहल कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आए हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐसे तो आप गिना सकते हैं। जितनी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट मेरा आपको यही कहना है जो हमने इंटरनेशनली अपनी नेशनल डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स में कहा है, 4-5 पॉइंट्स उन्हीं के लिखिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 250 वर्ड्स में। और उसके बाद मैंने इसलिए कोशिश करी कि कैसे आप इसको 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं GS3 में। उसके बाद हम लिखेंगे हाउ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। हम कहेंगे कि ग्लोबल चेंज टेम्परेचर में जो चेंज आया था आफ्टर 1981, वो मेनली जो वजह था वो थी डेवलप्ड नेशंस, और बिल्कुल लेस कंट्रीब्यूशन हुआ था फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। और डेवलप्ड नेशंस हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरिकल इमिशंस। हम फिर एग्जांपल देंगे कि US एंड इंडिया इफ बोथ नेट जीरो टारगेट्स बाय 2050 करते हैं, तो US ने नियरली 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ा होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। और अब डिमांड हो रही है फॉर अ कॉमन टारगेट एंड टाइम टेबल, ये पुटिंग प्रेशर ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ठीक है, फिर इंटरनेशनल ऑर्डर हम कहेंगे कि शुड बी जस्टिसेबल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ये ज़रूर लिखेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे नेट जीरो टारगेट की और क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट जस्टिस आपको पता होगा, मैंने 3-4 दिन पहले या 6 दिन पहले आपको पूरा डिटेल में बताया व्हाट इज़ क्लाइमेट जस्टिस। ये मोदी जी ने ही बात छेड़ी थी, ये हम इसमें रेफरेंस देंगे, और मैंने लिखा है कि ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब रही बात रेफरेंस डेट्स की, बहुत जल्दी देना शुरू करेंगे। देखिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना भी एफर्ट्स नहीं करेंगे कि स्टार्टिंग से लेक्चर सुने, बट अगर आपको लगता है, क्योंकि हम लोग अगर होते अपनी तैयारी अब कर रहे होते, तो हम तो अगर हमें अगर लेक्चर अच्छा लग रहा होता तो हम स्टार्टिंग डे से देखते, क्योंकि इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बट अगर आपको लगता है कि आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम आपको रेफरेंस डेट्स 1 या 2 दिन में देनी शुरू कर देंगे। तो क्लाइमेट जस्टिस के बारे में आप इसमें लिखिएगा कि व्हाट इज़ क्लाइमेट जस्टिस। उसके बाद आप लिखेंगे सजेशंस, कि आप अपनी सजेशंस भी देंगे ना कंक्लूजन में कि क्या दे सकते हैं। तो कहेंगे हम टेक्नोलॉजी, आप नोट्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन,
जिसमें इंडिया हैज़ एडवांटेज क्योंकि उसकी ज़्यादातर फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, पावर प्लांट्स अभी आर येट टू बी बिल्ट। तो इस वजह से वो उसमें पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी को लेके आ सकता है जिसमें हम पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकें। सेक्टोरल टारगेट्स सेट कर सकते हैं हम कि हम सेक्टोरल टारगेट फॉर डीकार्बनाइजेशन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेके आ सकते हैं। कॉपरेशन कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो, ताकि जैसे हम एग्जांपल देंगे कि इंडिया एंड स्वीडन में हुआ है कि विल बी लॉन्चिंग द इंडस्ट्री ट्रांजिशन ग्रुप। सिमिलर इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं आगे भी। उसके बाद हम देंगे रेन्यूएबल एनर्जी का कि हम इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन जनरेटिंग चीप पावर फ्रॉम सोलर, विंड, वाटर, और उसके पास प्लेंटी ऑफ स्कोप्स हैं टू एक्सपैंड दिस। तो इसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल इंपोर्ट्स, ताकि वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन भी कम हो और हम ग्लोबली भी इसमें कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। और फिर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड दे सकते हैं कि यंग है हमारी पॉपुलेशन, एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं जो क्लीन एनर्जी इनोवेशंस हो। ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स, ताकि हम जनरेटिंग पावर की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, चाहे कुकिंग की बात हो। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं पावर ग्रिड में, ताकि हम स्टोरेज एक्सपेंशन बढ़ा सकें फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करेंगे, जो बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन हैं, नीड टू बी मोर एफिशिएंट। कार्बन सिंक की बात करेंगे, इंडिया विल हैव टू प्लांट मिलियंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट कार्बन सिंक्स, और हम टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करें ताकि हम कैप्चर कर सकें, स्टोर कर सकें कार्बन। इतना ही लिखेगा। अब आप में से हो सकता है कोई कह दे कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग है सर, कुछ पॉइंट्स। देखिए 250 वर्ड्स में आएगा जितना मैंने लिखा है, आप इतना लिखेंगे ना। आप ऐसा करिए, ट्राई करके देखिए, जितना मैंने आपको बताया है इतना ही लिख के अपने टीचर से या किसी से जिनसे ही पढ़ते हैं उनसे चेक कराइए, सर अगर मैं क्लाइमेट पे आए या नेट ज़ीरो पे आए, मैं ये लिखूँ तो कैसा रहेगा। एक बार मेरे कहने पे चेक करा के देखिए। अगर मोर देन एवरेज, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कोर अगर आपको नहीं मिला, तो आप, अब मैं क्या कहूँ, मुझे पकड़ क्या सकेंगे आप, बट आप कमेंट्स में बताइएगा कि सर आपने गलत करा या ये करा। उसके बाद एक क्लाइमेट टॉक्स हिस्ट्री की बात अगर हम करें प्रीलिम्स के लिए, चाहे मॉन्ट्रियल हो, क्योटो हो या पेरिस की हो, बहुत सारी हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसकी हम रेफरेंस डेट्स बहुत जल्दी देना शुरू करेंगे। अगली बार से आपको 1-2 दिन दीजिए हमें, उसमें हम आपको शुरू कर देंगे। पेज 8 पे था BTIA विद यू, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो उसकी भी हम रेफरेंस डेट बड़ी जल्दी देनी शुरू करेंगे। एक पेज 13 पे था नासा का, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, कि रशिया कह रहा है मैं अपना खुद का बनाऊंगा। जब वो बनाएगा जब देखेंगे। 1998 में लॉन्च हुआ था। रशिया, यूएस, कनाडा, जापान एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसकी कोलैबोरेशन में, ISS की। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी सी चीज़ें की। इसकी भी रेफरेंस डेट हम बहुत जल्दी देना शुरू करेंगे आपको। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट्स की बात है तो बताइए। आपने डेट्स का बता दिया है, उस पर काम शुरू हो चुका है। 1 या 2 दिन में वो सॉल्व हो जाएगा। 1 या 2 दिन में, 3 दिन में आपको डेट्स, रेफरेंस डेट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। बट मेरी आपसे फिर भी रिक्वेस्ट है, कोशिश करके पुराने लेक्चर्स सुनिए। नहीं सुन सकते हैं तो हम बस अब 2-3 दिन में हमें दीजिए, हम आपको डेट्स भी देनी बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।